बेटास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, बिल्कुल सामने। बेटा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कोर्स में नहीं है, कल भी बताया था। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कोर्स में नहीं है, बताया था। लेटेस्ट बुक पेज नंबर 1.6 सीबीएसई के सर्कुलर का नंबर मेंशन है, किन किन चीजों पे आपको जज नहीं किया जाएगा। मैंने आपके ग्रुप में भी भेज दिया पूरा। अब मैं एक बार फटाफट से दोनों का मतलब बता दूं। पढ़ा नहीं रहा हूं, बस मतलब बताऊंगा और छोड़ दूंगा, ताकि रटना भी हो तो रटने के लिए भी कुछ पढ़ा हो। बाबू, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, प्लीज मेरी तरफ देखो। बेटा, मेरी कंपनी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने 8 से 10 महीने के बाद में शेयर इशू करने हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है। और सेबी की अप्रूवल भी बहुत जल्दी नहीं मिलेगी, 5-4 महीने का प्रोसेस उसका ही है, मुझे पता है। बेटा, मुझे ये तो क्लियर है कि 10 महीने के बाद मैंने शेयर इशू करने हैं, लेकिन मुझे आज इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ रही है और बैंक लोन से मैं लेना नहीं चाह रहा हूं। बेटा, आप लोगों से पैसे ले सकते हो और उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो नोन एज शेयर वारंट। ये शेयर नहीं है, डॉक्यूमेंट का नाम है शेयर वारंट। शेयर वारंट में ये लिखा होता है कि एक स्पेसिफाइड डेट को, वो डेट लिखी होती है, इस स्पेसिफाइड डेट को मैं आपको शेयर दे दूंगा एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। मतलब प्राइस भी आज तय कर लो, डेट भी आज तय कर लो, उस डेट पर उसी प्राइस पर कंपनी आपको शेयर दे देगी इन शेयर वारंट के अगेंस्ट। ठीक है जी। अब बाबू, जैसे ही कंपनी पैसे रिसीव करती है आपसे और शेयर वारंट देती है, उसकी लायबिलिटी शुरू हो गई, उसके दिमाग में टेंशन शुरू हो गई कि इस पर्टिकुलर डेट को मुझे शेयर वारंट वापस लेकर शेयर देने हैं एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। तो बाबू, कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी की लायबिलिटी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू, एक और बात है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इधर देखना मेरी तरफ। बाबू, मान लो एक कंपनी है, 1 लाख शेयर इशू कर रही है एट द रेट 100 ईच। 1 लाख शेयर आप बेच रहे हो, 100 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ने कहा अभी मुझे 100 के 100 रुपए नहीं चाहिए, मैं ये पैसे किस्तों में लेना चाहती हूँ कि 30 रुपए आज दे दो मुझे, 40 रुपए बाद में, 30 रुपए और बाद में, मतलब पहली किस्त 30 रुपए की, दूसरी किस्त 40 की और तीसरी किस्त फिर 30 रुपए की। बेटा, जब कंपनी अपने शेयर के पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है, पहली इंस्टॉलमेंट को हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। बेटा, दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है शेयर अलॉटमेंट मनी। तीसरी इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है शेयर फर्स्ट कॉल। अगर इंस्टॉलमेंट 4 हो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट शेयर फर्स्ट कॉल शेयर सेकंड कॉल, 5 हो तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल थर्ड कॉल। मतलब उसके बाद तो कहानी सिंपल हो जाती है। शुरू की 2 इंस्टॉलमेंट का नाम हमेशा याद रखना है, पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी। ठीक है जी, मैंने जी छोड़ दो इसको। अच्छा, सामने देख लो फिर। बाबू, मान लो कंपनी ने ना 15 मार्च को बोल दिया अपने शेयर होल्डर को कि हम 1 लाख शेयर ला रहे हैं 100 रुपए वाले, लेकिन अभी हमें 30 रुपए की जरूरत है, 70 जब जरूरत होगी तो हम बता देंगे। ठीक है, शेयर होल्डर ने 15 मार्च को बेटा पैसे दे दिए। बाबू, कंपनी अलॉटमेंट मनी आ जाने के बाद एप्लीकेशन आ गई, शेयर नहीं मिलेंगे अभी, जब अलॉटमेंट आ जाएगी तो मिलेंगे शेयर। समझ में आ रही बात? बाबू, अब एप्लीकेशन मनी आ गई और बाद में बेटा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया और हमने अलॉटमेंट की डेट रखी है अभी 15 अप्रैल, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो गए। बेटा, क्या दिखाओगे इसको? आपको नहीं लगता है कंपनी की लायबिलिटी है कि कंपनी ने पैसे खाए हुए हैं, कुछ नहीं दिया हुआ? इसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कि शेयर की एप्लीकेशन मनी तो आ चुकी है आपके पास और आपने अभी तक अलॉटमेंट नहीं करी, शेयर नहीं दिए अभी तक। क्लियर है बात? सर, अब रटा भी आसानी से जाएगा। और अगर आपको ये बात समझ में आई हो, वैसे मुझे लगता तो नहीं, मैंने तो पूरी कोशिश करी आपको बात समझ में आई, तो बाबू इग्नोर करो कौन सा हमारे से पूछा जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा, कल ना मैंने नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के सामने लिखा था, नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर बाबू नोट नंबर 3 शायद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन के सामने नोट नंबर 4। मेरी कोशिश है मुझे चारों नोट नंबर पे आज जितना डिस्कशन है सारा कर जाना है, जबकि डिस्कशन बहुत ठीक ठाक है। चलो खैर, लेकिन शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो बाबू, एक नया कंसेप्ट लिखेंगे, मुझे कंसेप्ट नंबर बता दो कौन सा है? 54 शायद।
पता नहीं याद है कि नहीं। फिफ्टी टू नहीं नहीं, इसी में। और फटाफट से लिखो। कैपिटल पर मैंने कल ही बोल दिया था मैं बहुत बड़ा एनालिसिस नहीं करूंगा, वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं थर्ड बुक पढ़ा रहूँगा, ठीक है ना जी। पर मैं थोड़ी सी बात बताकर ख़त्म कर दूंगा इस बात को। सब सामने देखेंगे, अभी सब समझने पे ध्यान देंगे। अगर कुछ और लिखना होगा तो घर से लिखना बेटा, मैं पे क्लिक करने का मौका दे दूंगा आपको। बाबू ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है? वैसे कुछ बच्चों को याद भी होगा, अगर आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मुझसे पढ़ा होगा तो पक्का याद आ जाएगा। बेटा MOA में 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज बेटा, जिसमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल की बात लिखी होती है। बेटा एक अथॉरिटी होती है कंपनी लेवल पर, इसका नाम सुना होगा आपने, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी 12th में भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सुन लिया है ना सर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर इंडिया में जितनी भी शेयर मार्केट है उनका रेगुलेटर है सेबी। जैसे आप कह लो सारे कॉमर्शियल बैंक का रेगुलेटर है RBI, वैसे सारी स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। बेटा सेबी बताता है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम पब्लिक से कितने पैसे दे सकती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या बताती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। क्या बताती है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, कि मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हो पब्लिक से। सर अच्छा आपको ये खुली छुट्टी दे दी जाए कि कितना भी पैसा ले लो? बेटा ऐसी कंपनी जरूर फ्रॉड करेगी और बहुत जल्दी करेगी। तो खुला छुट्टी नहीं है, जितना मर्जी ले लो, मैक्सिमम बता दिया जाता है, वो सेबी बताता है, ठीक है जी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, इसके दो और नाम भी हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को। इशूड शेयर कैपिटल, प्लीज मेरी तरफ देखना। मान लो बेटा आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी को परमिशन मिली है कि आप मैक्सिमम ना 1 करोड़ रुपए ले सकते हो पब्लिक से। कंपनी ने डिसाइड करा वो 1 लाख शेयर 100 रुपए वाले अगर चाहे तो इशू कर सकती है, मतलब 1 करोड़ ले सकती है। 1 लाख गुना 100, 1 करोड़, ठीक है। पर बाबू ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि आज ये सारे शेयर इशू कर दो, पूरी जिंदगी में 1 करोड़ ले सकती हूँ। आज जरूरी थोड़ी है कंपनी कह दे मुझे आज ही दे दो 1 करोड़, नहीं भी कह सकती ना ऐसा। बाबू इस कंपनी ने ना 50,000 शेयर इशू करने सोचे, 100 रुपए का एक है, यानी कि इसने सोचा मैं आज 50 लाख ले लेती हूँ, थोड़े दिन के बाद जब मुझे और जरूरत पड़ेगी तो 50 लाख और ले लेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ रही है बात? तो अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या बताती है कि मैक्सिमम कितना ले सकते हो। ऑथोराइज में से जितना आप इशू करते हो उसे बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है जी। बाबू आपने तो इशू करे 50,000 शेयर 100 रुपए वाले, हो सकता है पब्लिक को ज्यादा अच्छी कंपनी लगी ना, पब्लिक ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बेटा पब्लिक ने खरीदे आपके 47,000 शेयर 100 रुपए वाले, सारे शेयर ही नहीं खरीदे। बाबू सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या बताती है? पब्लिक कितना खरीदने में इंटरेस्टेड है। आपने तो मार्केट में इशू कर दिए 50,000 शेयर 100 रुपए वाले, पर पब्लिक ने खरीदे कितने बेटा? 47,000 शेयर ही खरीदे, पूरे खरीदे ही नहीं। तो बाबू सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी इस केस में? 47 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जाएंगी।
बाबू फिर आती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब बेटा ये जो कंपनी ने 100 रुपए वाला शेयर इशू किया है ना, कंपनी ने कहा जी मुझे अभी 100 रुपए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं 100 रुपए। अभी कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी है 30 रुपए, सॉरी एप्लीकेशन मनी मांगी है 40 रुपए की, और बेटा अलॉटमेंट मनी मांगी है 30 रुपए की। यानी कि बेटा कॉल्ड अप कितने हुए, 47,000 शेयर पब्लिक ने खरीदे हैं। पब्लिक से आपने सारे पैसे नहीं मांगे बेटा, आपने अभी पैसे मांगे 70 रुपए, 40 रुपए एप्लीकेशन के और 30 रुपए अलॉटमेंट के। तो ये हो जाएगा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब कितने पैसे मांग लिए, ठीक है जी। और बाबू पेड अप, पेड अप मतलब पब्लिक ने कितने दे दिए, ठीक है जी। बेटा 46,000 शेयर होल्डर तो ऐसे हैं, 46,000 शेयर पे उन्होंने पूरे 70 रुपए दे दिए, लेकिन 1000 शेयर अभी वो भी हैं जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी हुई है, अलॉटमेंट मनी उनकी पेंडिंग है। तो कोई मुझसे पूछे पेड अप कितने हो गए, कितने लोगों ने पैसे दिया, भैया 46,000 शेयर पे तो सारे आ गए, पर 1000 शेयर पे सारे रुपए नहीं आए, सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है 40, तो 30 तो पेंडिंग है अभी। तो पेड अप कितना है, इतनी अमाउंट पेड अप है। क्या मैं क्लियर हूं, पांचों बातें समझ में आ गई। इससे ज्यादा मैं कुछ और बोलना नहीं चाहता। एक बात अगर मुझे और बोलनी हो तो शेयर कैपिटल में बेटा मैं दोनों शेयर कैपिटल का डिस्कशन करूंगा आपके साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल का भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी, ठीक है जी। जब करूंगा तो इनके बारे में भी बता दूंगा। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए अगर आप 11th पास हो तो, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं बात को। सर नोट नंबर 1 मैंने लिखा, अब आपको पता लग गया होगा ये नोट नंबर 1 कहां से लिखा है। कल फॉर्मेट बनाया था, लिखा था ना नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस। मेरे साथ साथ लिख देना, जैसे ही मैं लिखना छोड़ूंगा आपका भी मौका खत्म हो जाएगा। स्पीड बढ़ाकर लिखना, मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने लिखना छोड़ा तो आपका भी मौका गया। मैंने भी टोटल 8 आइटम लिखी हैं रिजर्व में, 9 लिखूंगा, एक और का स्पेस छोड़कर चलना। आज नहीं लिखूंगा, जब अभी लगेंगे 5-4 दिन, ये भी बता रहा हूँ, 5-4 दिन के बाद ऐड कर दूंगा। चलो चलो मेरी तरफ देख रहे हैं सब, मौका मिलेगा छोड़ दो, मेरी तरफ देखो सब। बेटा रिजर्व में टोटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस में टोटल मुझे 9 आइटम का डिस्कशन करना है। आज 8, कुछ दिन के बाद बेटा 9 देता हूं, अभी 8 समझो पहले। बाबू फर्स्ट वन इज कैपिटल रिजर्व। अच्छा सिंपल जनरल अगर मैं बोलूं, रिजर्व वर्ड का मतलब समझते हो, अपने प्रॉफिट को सेट असाइड करना फॉर द अननोन लायबिलिटी। बाबू अपने प्रॉफिट में से अमाउंट एक अलग निकाल के रखना अननोन लायबिलिटी के लिए भी। मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों अलग रखी है, पर क्योंकि बिजनेस में हजारों तरीके की कंटेंजेंसी है, कभी भी कोई इमरजेंसी अराइज हो सकती है, तो बेटा मैं उस इमरजेंसी को यहाँ से मीट आउट करूंगा, ऐसी मेरी सोच है, ठीक है जी। बाबू ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक हमने नहीं बांटा, ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है, वही तो प्रॉफिट है ये। बाबू अब ये मुद्दा उठता है कैपिटल रिजर्व क्या चीज है। बेटा कैपिटल रिजर्व बोलो तो वो प्रॉफिट बिजनेस का जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ। बाबू आप 5 स्टार जनता हो, दुकान से कुछ भी कमाओगे वो कैपिटल रिजर्व नहीं है, दुकान के अलावा कहीं से भी कुछ कमाओगे वही कैपिटल रिजर्व है, जो मेजर एक्टिविटी की वजह से नहीं हुआ, जो मेरे मेन ऑक्यूपेशन की वजह से नहीं हुआ।
यानी कि बेटा अगर मेरे को एग्जांपल देना हो तो मैं बोल सकता हूं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बेटा मैंने कोई फिक्स एसेट्स बेच दी, मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी थी, कोई लैंड थी बेटा, आज मैंने 10 लाख की खरीदी थी, कुछ टाइम बाद मैंने 15 लाख की बेची, जो 5 लाख रुपए कमाए है तो प्रॉफिट्स। क्या है उस प्रॉफिट का नाम? उसी का नाम कैपिटल रिजर्व है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू। सेकंड वन इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड थर्ड वन इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मैं एक ही बात बोल सकता हूं क्योंकि बहुत आगे चला गया अब ये टॉपिक। थर्ड बुक में ना कोविड से पहले 3 चैप्टर होते थे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोविड के बाद से वो थर्ड चैप्टर आ ही नहीं रहा, सीबीएसई आईडी नहीं कर पा रहा, मतलब सिलेबस कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा 12th का बर्डन। अगर मेरा सिलेबस सुन लोगे ना तो आपकी वॉट लग जाएगी, कितना बड़ा सिलेबस था अकाउंट्स में, इससे बड़ा सिलेबस था। एक चैप्टर और हुआ करता था एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करना, अकेला चैप्टर 10 नंबर का आता था पेपर में, वो भी हटा दिया। मतलब बहुत बड़ा सिलेबस मैंने पढ़ा हुआ है। चलो खैर मैं आपको क्लियर करता हूँ बात। बेटा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन का मतलब सब समझते हैं, रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट। बेटा अगर आप डिबेंचर से पैसा लेते हैं तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद आपको उस पैसे को वापस करना होता है डिबेंचर होल्डर्स को। बेटा जब वो पैसा वापस करना होता है ना तो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप अपने प्रॉफिट को ना अलग निकाल के रखते रहेंगे, उसको बोलेंगे आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। बस अभी मैं इतना ही बोल सकता हूं क्योंकि बाबू कोई चीज मतलब प्रैक्टिकली समझाने वाली है, उसे थ्योरेटिकली कितना को सीख दूं मैं, पर मैंने मतलब बता दिया इस चीज का क्या है। बाबू अगर आप डिबेंचर से कभी भी फंड रेजिंग करती है कोई कंपनी, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वो पैसा वापस होता है। आपको याद होगा डिबेंचर कम से कम 5 साल के लिए इशू होते थे और ज्यादा से ज्यादा 20 साल। सबने ऑलमोस्ट मुझसे बीएसटी में 11th क्लास में सुनी हुई है ये बातें। वो कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए इशू होते हैं। सब कभी तो पैसे वापस करोगे ना, कभी तो करने ही पड़ेंगे ना। आप उसके लिए क्या करते हो, अपने प्रॉफिट को अलग निकाल के रखते हो कि उसके पैसे वापस कर रहे हैं। इसे बोलते हैं डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। प्यार से डीआरआर ही बोलते हैं, ऐसे ही सीआरआर भी है। प्रेफरेंस शेयर के पैसे भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वापस करने होते हैं, उसके लिए सीआरआर बनाना पड़ता है। वैसे मैं आपको आसान तरीका बता दूं, अगर मुझे कुछ और ना कहना हो, सर इतना तो देख ही लोगे ना, रिजर्व एंड सरप्लस में मुद्दा चल रहा है, अगर किसी भी चीज के बराबर में रिजर्व लगा हुआ है तो समझ तो जाओगे ना किसका पार्ट है। बस ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जा सकता है कि सीआरआर का मेजर हेड और सब हेड बता दो। सब हेड इज रिजर्व एंड सरप्लस, मेजर हेड इज शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए बाबू। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा मैं बता देता हूं, पिछले से पिछले साल तक इसका नाम था एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लास्ट ईयर इसका नाम से आगे से रिजर्व हटा दिया गया, सिक्योरिटी प्रीमियम नाम कर दिया गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। होता क्या है ये बता देता हूं। बेटा कुछ कंपनियां ना प्रीमियम कंपनियां होती हैं, और जो कंपनियां प्रीमियम कंपनियां होती है ना, जब अपने शेयर बेचती है तो प्रीमियम मांगती है आपसे, जस्ट लाइक रिलायंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रीमियम ही है बाबू। ये क्या करती हैं, शेयर बेच रही हैं ऑफ फेस वैल्यू 100, शेयर बेच रही हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें जो एमआरपी होती है ना, वैसे ही शेयर में फेस वैल्यू होती है। ठीक है ना। आपको कैसा लगेगा अगर आपने एक चिप्स का पैकेट उठाया, उसके ऊपर एमआरपी लिखी है 18 और सामने वाला का 20 दे दे, गुस्सा आएगा। सेम वे शेयर में भी होता है। शेयर पे फेस वैल्यू लिखी है 100, रिलायंस कह रहा है 110 में दूंगा, मैं तो नहीं देता कहूँ मैं। आपने पूछा 10 किस बात के, उन्होंने कहा भाई मैं प्रीमियम कंपनी हूँ, मैं तो लूंगा पैसे, खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीद। और सर मैं बता देता हूँ, अच्छी कंपनियों के शेयर, प्रीमियम कंपनियों के शेयर प्रीमियम पे भी बिक जाते हैं और बहुत आराम से बिक जाते हैं, और आप सब हम सभी देते हैं लोग पैसे कि कोई नहीं 110 में भी लिया, मतलब चीज 100 की मिल रही है और पैसे दे रहा हूँ मैं 110, क्योंकि मुझे पता है इसका भाव बढ़ जाएगा। अब मान लो बेटा रिलायंस 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ 100 रुपए वाले, पर कह रहा है 10 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा। अब 1 लाख शेयर होल्डर ने 10 रुपए फालतू दिए, 10 लाख रुपए दिए, रिलायंस को प्रॉफिट हुआ कि नहीं 10 लाख का। इस प्रॉफिट को कहाँ रिकॉर्ड करें सर, ये सब प्रॉफिट ही तो है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो बिजनेस के अंदर पड़े हुए हैं।
तो बाबू यही है उस प्रॉफिट का नाम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर कोई प्रॉफिट शेयर बेचने से हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? टर्म क्लियर हो रही है सारी? आगे बढ़ जाए। अब सोच लो बेटा कितना आसान है रटना। अगर कल कह देता बुक के 10 पेज बता के रट के आ जाना, हो जाते? पता नहीं भाई कैसे कैसे लोग पढ़ा रहे। रीवैल्यूएशन रिजर्व, बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व को मैं टी फॉर्म बैलेंस शीट से समझाऊंगा, क्योंकि बेटा हमारी ना बुद्धि में पड़ता वही है। 1.5 साल हो गया हमें टी फॉर्म बैलेंस शीट पढ़ते हुए। कहाँ अकाउंटिंग की क्वेश्चन से 11th क्लास में पढ़नी शुरू करी थी, शुरू के 10 दिन में बैलेंस शीट पढ़ती थी, और कहाँ आज तक टी फॉर्म में है। अगर मैं सीधा वर्टिकल फॉर्मेट में हर चीज समझाने लगूंगा ना, जान निकल जाएगी। इसलिए मैं टी फॉर्म से समझा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाबू मान लो कोई कंपनी है जिसने बेटा अपनी एक बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च 1996 को। उसने इस साल में लैंड एंड बिल्डिंग लिया 2 लाख की, प्लांट एंड मशीन है उसके पास 3 लाख, कुछ और एसेट्स भी हैं, अदर एसेट्स 5 लाख, और बाबू इधर शेयर कैपिटल 10 लाख। ये बैलेंस शीट मीट आउट हुई है, ठीक है जी। आज बाबू 31 मार्च 24, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में ना कंपनी ने ना अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को, मतलब सारी एसेट्स को रीवैल्यू किया। कंपनी ने कहा कि हम अपने शेयर होल्डर को बेटर प्रेजेंटेशन ही दे पा रहे, कोई भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा हमसे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास उनको दिखता है बहुत कम एसेट्स है, जबकि ये लैंड एंड बिल्डिंग तो हमने 96 में ली थी, आज ये 2 करोड़ की हो चुकी है। पर 2 लाख दिखाते रहते हैं। आपको पता है 2 लाख क्यों दिखा रहे हैं? ड्यू टू अ कंसेप्ट नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। पढ़ा है ना 11th में? क्या कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? ऑलवेज रिकॉर्ड योर एसेट्स एट द एक्विजिशन वैल्यू और द बाइंग वैल्यू। हमेशा अपनी एसेट्स को एक्विजिशन वैल्यू पर दिखाओ। पर एक्विजिशन वैल्यू पर दिखा दिखाकर कंपनी तंग हो चुकी है, कोई अट्रैक्ट नहीं होता। आज कंपनी ने डिसाइड करा कि वो रीवैल्यू करेगी, इसको 2 करोड़ दिखा दिया। अब यार ये तो बात समझ में आती है, आपने 1,98,00,000 रुपए फालतू दिखा दिया इसको, 1,98,00,000 रुपए फालतू दिखा दिया। अब ये 1,98,00,000 रुपए इधर कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड। सर इसका नाम होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, तभी तो बैलेंस शीट मीट आउट होगी। समझ में आ गया रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होते हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? और क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं बाबू। सरप्लस, बात समझ में आ जाएगी अगेन टी फॉर्म से। सर अभी तक मैं पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बना रहा था, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते थे, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते थे तो मैं लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करता था। लायबिलिटी साइड में लिखता था पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। अरे बताओ भाई। और अगर लॉसेस होते तो एसेट साइड लिखता था पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। सर सरप्लस का मतलब कुछ और नहीं, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस ही है। बस बोलना नहीं इसको पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। समझ में आई ना? इसे हम क्या बोलेंगे कंपनी लॉ में? सरप्लस। ठीक है जी। और आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, मैं यहां पर एक स्टार लगा रहा हूं, लिख लो, यहां से क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैं बताने जा रहा हूं, पहले वो काम की बात, पहले वो सुन लो बेटा। अगर कभी लॉसेस अराइज हुए तो देखो, जब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स बनाता था तो पार्टनरशिप फर्म में एसेट साइड में दिखा देता था मैं पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, अगर लॉसेस होते थे। फिलहाल मैं पढ़ा क्या रहा हूं कंपनी लॉ में, आपको लायबिलिटी साइड पढ़ा रहा हूं, यहीं पे लिखा हुआ है ना मैंने सरप्लस। बाबू ये कहता है अगर लॉसेस भी हुए तो आप सरप्लस में ही दिखाओगे ऐसा नेगेटिव आइटम। समझ में आई बात? यानी कि लायबिलिटी साइड ही दिखाना इसको भी, बट वो माइनस में दिखाना। बेटा अगर कोई चीज मैं एसेट्स में दिखा रहा हूं, अगर मैं लायबिलिटी में दिखाऊंगा तो माइनस करके ही तो दिखाऊंगा यार। होगा मैं कहता हूं और कुछ याद नहीं, डेटर माइनस करते थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, अगर उसको एसेट में दिखाना तो माइनस करके तो दिखाते हो। अगर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस एसेट होता है, अगर मैं लायबिलिटी में दिखाऊंगा तो माइनस करके तो दिखाऊंगा। तो बाबू यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लॉसेस अराइज हुए तो दे आर शोन अंडर सरप्लस ऐसा लॉसेस टू बी शोन ऐसा नेगेटिव आइटम।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैंने स्टार्ट लगा दिया, इससे क्वेश्चन आया जो कहोगे वो आ लूंगा। आगे बढ़ सकते हैं। 6 बातें बिल्कुल क्लियर। अब वो बातें दोनों आसान है। अदर रिजर्व, अदर फंड। बेटा अगर कभी भी किसी और आइटम के सामने रिजर्व लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाए ना बात क्या चल रही है, वो रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होगा। इसलिए मैं कभी इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट रेडी नहीं कर सकता, क्योंकि अदर रिजर्व बहुत सारे हो सकते हैं। आपने बहुत सारे पढ़े हैं। जनरल रिजर्व पढ़ा है, मुझसे ही पढ़ा है पार्टनरशिप फॉर्म में। कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सब मुझसे ही तो पढ़ रखे हैं नाम। किस किस का नाम लिखूं भाई? मैंने लिख दिया। ज्यादातर जिन पे क्वेश्चन आता है सब समझा दिए, तो नहीं समझाए सब अदर रिजर्व। अगर किसी चीज के सामने ऐसे ही लिखा जाए फंड डैश फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो समझ जाना बात क्या चल रही है। वो भी पार्ट किसका होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। एक बड़ा फेमस नाम आता है सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड देख लेना, ज्यादातर आएगा जब क्वेश्चन करने लगेंगे। समझ जाना किसकी बात चल रही है, किसका पार्ट है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। अभी मैं समझा नहीं सकता सिंकिंग फंड के बारे में, वो सीए फाइनल का मुद्दा है। ठीक है जी, आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है जी, नोट नंबर 2 डन। नोट नंबर 3 लिखेंगे सब मेरे साथ साथ। एक मिनट आया ना, लो उत्तर सामने देखना। अब वो कल मैंने करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी समझाने की कोशिश की थी। करंट लायबिलिटी क्या होती है? which is expected to be paid within 12 month or which is expected to be paid within operating cycle is current liability. all other liabilities are non current liability. फिलहाल मैं नॉन करंट लायबिलिटी शुरू कर चुका हूं बेटा बाबू, यानी कि वो लायबिलिटी है जो ना तो 12 महीने में पे हुई ना ऑपरेटिंग साइकिल में पे हुई। और इसमें भी बेटा मैं बात कर रहा हूँ एल डोल की, पहले एल लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। मेरी तरफ देखेंगे सब बेटा। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। आप बैंक से लोन लेके आते हो सर, अगर मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है फॉर 10 ईयर्स और मेरी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 9 महीने बढ़ा है सर, ना तो 9 महीने में पे होने वाला ये लोन, ना ही 12 महीने में पे होने वाला। किसका पार्ट होना चाहिए? कंफर्म्ड है नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होना चाहिए। और नॉन करंट लायबिलिटी में भी कहां जाएगा बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। समझ में आती है बात? सेम वे लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, मैंने बेटा एक पर्सन से ब्याज पर पैसे ले लिए, लोन ले लिया थर्ड पार्टी से। बाबू मेरे को पता है कि मैंने उससे पैसे 5 साल भी वापस नहीं करने, मैं ब्याज ही देता रहूंगा। सर मुझे पता है ना, मेरे बिजनेस को क्लियर है ना, कहाँ शो करना चाहिए फिर ये? तो नॉन करंट लायबिलिटी कंफर्म है। नॉन करंट लायबिलिटी में भी कहां पर जाएगा बेटा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आती है बात? बाबू डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट दोनों की चर्चा साथ साथ। बेटा कभी भी डिबेंचर लिखा जाता है हमेशा उसके सामने एक रेट लिखा जाता है। ये रेट इंडिकेट करता है कि साल की ब्याज कितनी देनी पड़ेगी। बाबू डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है और पब्लिक डिपॉजिट भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके बदले में आप पब्लिक से लोन ले सकते हो। बस दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है। जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो बेटा वो सिक्योर्ड होते हैं, कंपनी इसके बदले में एसेट्स गिरवी रखती है। और पब्लिक डिपॉजिट हमेशा अनसिक्योर्ड है, इसके बदले में एसेट्स गिरवी नहीं होती। एज सच उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि बेटा मैं कंपनी और आप सब प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, मैं आया आपके पास ऑफर लेके कि मेरी कंपनी के 10% डिबेंचर्स खरीद ली फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों के लिए। डिबेंचर कम से कम 5 सालों के लिए इशू होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 सालों के लिए। बाबू आपने डिबेंचर्स ले लिए और मुझे पैसे दे दिए, मैं हर साल आपको 10% ब्याज दूंगा और 10 साल के बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दूंगा।
अब ये तो कंफर्म्ड है ना भाई, डिवेंचर 5 साल से कम के लिए तो इशू ही नहीं होते। जब इशू ही नहीं होते तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी का ही पार्ट है, और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक होकर बोलूं तो बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। ठीक है, डिवेंचर और पीडी में कोई अंतर नहीं है, बस यही अंतर है कि कंपनी जब डिवेंचर इशू करेगी तो आपको एसेट्स गिरवी रख के देगी। अगर आपसे 1 करोड़ लिए तो 1 करोड़ के एसेट आपके फेवर में गिरवी होंगी कि अगर 10 साल बाद मैं पैसे नहीं दे पाया तो आप एसेट बेच के पैसे ले लेना। और पब्लिक डिपॉजिट, जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेगी तो उसके लिए कोई एसेट गिरवी नहीं होती, बस यही अंतर है। और आपको बता देता हूं, कुछ लोग डिबेंचर को ही बॉन्ड्स बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड जनरली कंपनी के लिए यूज नहीं होता, गवर्नमेंट के लिए यूज होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिबेंचर इशू करती है तो उसको बोला जाता है बेटा बॉन्ड्स। और अगर बड़े समझदार हो, कुछ पढ़ चुके हो बीएसटी में, तो बेटा जीरो कूपन बॉन्ड्स, टी बिल्स का दूसरा नाम। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां जब डिबेंचर इशू करती हैं उसके लिए बॉन्ड्स वर्ड इस्तेमाल कर देती हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो, मैंने बॉन्ड्स वर्ड भी लिख दिया। डिबेंचर और बॉन्ड में सच कोई अंतर नहीं है, वन एंड द सेम थिंग। लॉन्ग टर्म बोरिंग डन। लास्ट नोट मेरी तरफ से आज का, लग जाएंगे पूरा टाइम लग जाएगा। नोट नंबर 4, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फटाफट से नोट डाउन करो, बस 30 सेकेंड्स और। आओ प्यारे बच्चों, समझते हैं इसको और पैक करने की कोशिश करते हैं पूरे 5:30 तक। वो बात चल रही है 5 चीजों की, सबसे आखिरी बात पे सबसे पहले डिस्कशन प्रोविजन फॉर वारंटी। और कल याद होना चाहिए सारा, मैं सुनूंगा कल आते ही, सुनना ही सुनना है, डेली सुना जाएगा जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, जितना लिखूंगा उतना सुनूंगा। ठीक है, वो सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रोविजन फॉर वारंटी की। बेटा आज की तारीख में हम कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, आपको पता है कंपनी वारंटीज कैसे देती हैं? एसी खरीद लो 5 साल की वारंटी, कंप्रेसर की 10 साल की, मतलब 5 साल की वारंटी दे रहे हैं बाकी पार्ट्स की, और कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी। आप सुनते होंगे ऐसी ऐसी टर्म्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्रिज खरीद लो 3 साल की, एसी खरीद वो कुछ और, वॉशिंग मशीन खरीद लो 5 साल की, मोटर की 10 साल की। इतनी लंबी लंबी वारंटीज दे रहे हैं, 5-5 साल, 10-10 साल, 3-3 साल दे रहे हैं, ऐसे ही दे रही हैं सारी कंपनियां। बाबू अब इनके एंगल से सोचो, इनको प्रोविजन क्यों बनाना पड़ता है? प्रोविजन इज अ जनरल टर्म, प्रोविजन का जनरली मतलब तो पता है ना, अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लाइबिलिटी इज प्रोविजन। बाबू मान लो आप कोई कंपनी हो एलजी, ठीक है, और आपने क्या किया, अपने 1000 माइक्रोवेव बेचे और 30,000 का एक है। ठीक है, आपको पता है इस साल में आपने 1000 माइक्रोवेव बेचे हैं और 30,000 रुपए का, आपको बहुत अच्छे से पता है इस 1000 में से ना 10 में कमी आती है, और जब 10 में कमी आएगी तो 15,000 रुपए खर्च होंगे हर माइक्रोवेव पे कंपनी के। अंडर अ वारंटी पीरियड कमी आ जाएगी, मतलब 5 साल की वारंटी दी हुई है, 5 साल के अंदर कमी जरूर आएगी, ये आएगा, रिपेयर होने हम रिपेयर करेंगे, पर माइक्रोवेव 15,000 हम ही खर्चेंगे। तो 10 माइक्रोवेव मल्टीप्लाइड बाय 15,000, 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन क्रिएट कर लिया एलजी ने अपने लिए। सर इस प्रोविजन को कहां दिखाए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? बाबू लॉन्ग टर्म, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट बना दो। क्यों? आपने वारंटी 5 साल की दी हुई है, ये कोई लाइबिलिटी जरूरी नहीं है 12 महीने के अंदर अंदर अराइज हो जाएगी, ये लाइबिलिटी बेटा इन लॉन्ग रन अराइज हो सकती है, इसलिए कंपनी उसको दिखाती है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या मैं क्लियर हूं इस बात को लेकर? पक्का से आगे बढ़ सकते हैं?
बाबू मैं बात करता हूं प्रोविजन फॉर अर्नड लीव की, इसकी बात करते हैं। प्रोविजन फॉर अर्नड लीव नाम सुना है कभी किसी ने? बाबू जब आप जॉब करते हो किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में, कुछ छुट्टियां आपको अलाउड होती हैं। आप एक सरकारी टीचर हो, कुछ छुट्टियां आपको अलाउड हैं, सिक लीव करके कुछ ना कुछ छुट्टियां पक्का अलाउड होती हैं। आप बैंक में नौकरी करते हो तब भी कुछ छुट्टियां अलाउड होती हैं। बाबू अगर वो आप छुट्टियां नहीं करते, उसके बदले में भी पहुंच जाते हो स्कूल पढ़ाने या बैंक में जॉब करने, तो बेटा उसके बदले में आपको आपका एम्प्लॉयर पे करता है। इन्हें बोलते हैं अर्नड लीव। थी तो छुट्टी पर आपने वो भी कमा ली। ऐसे लोगों को मेरी नजर में वेला बोलते हैं। पागल हैं लोग, 15-16 छुट्टियां अलाउड है, वो तो मस्ती करनी चाहिए। पागल हैं लोग अगर चाह के कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं तो। लेकिन हमें क्या भाई, दुनिया में टाइप का आदमी है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं अर्नड लीव। और मैं बता देता हूँ बेटा, एम्प्लॉयर भी बहुत अच्छे से जानता है कि बहुत वेले हैं लोग, मैं छुट्टियां दूंगा तब भी आ जाएंगे उठ के, और मुझे पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो उसके बदले में वो प्रोविजन क्रिएट करता रहता है, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट अलग रखता रहता है कि कोई तो पक्का होगा पागल ऐसा। अगर 1.5 लाख 2 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं तो 2-4 पागल तो ऐसे पक्के होंगे ना, जो कहेंगे मैं इन दिनों भी आगे था, लाओ जिसके भी पैसे भी ले आऊं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई बेटा? प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी की मैं बात करूंगा। वैसे जो बच्चे इको में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ चुके हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज को जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते ना और पढ़ चुके हो, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी तो आप देखो, पर वो बड़े सीरियस प्रॉब्लम में हो अगर आप इन दोनों वर्ड को नहीं जानते। बेटा मैं पहले प्रोविडेंट फंड से डिस्कशन शुरू करता हूँ, फिर प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड की बात करूंगा। बेटा कई बार आप लोगों को ऐसा कहते हुए सुनते हो कि मेरा पैकेज 9 लाख रुपए है, पर इन हैंड मेरे हाथ में 7.5 लाख रुपए आता है। अब मुद्दा ये उठता है, भाई तेरा पैकेज अगर 9 लाख है तो तेरे हाथ में 7.5 लाख क्यों आता है? ये 1.5 लाख रुपए कहाँ चला जाता है बेटा? ये 1.5 लाख रुपए दो जगह चला जाता है। एक तो इनकम टैक्स में कि आपने 9 लाख की इनकम कमाई है, कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा, और एक बेटा प्रोविडेंट फंड में। ये प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेटा? प्रोविडेंट फंड कुछ और नहीं है, एक बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसा डालते हो और ये पैसा आपको रिटायरमेंट पर मिलता है। और बाबू इंडिया में रूल है, जितना पैसा एम्प्लॉय डालता है उतना ही पैसा एम्प्लॉयर को भी डालना पड़ता है। जितना नौकर डालेगा उतना ही मालिक डालेगा। मान लो आप 10,000 रुपये महीना डाल रहे हो, और 10,000 रुपये महीना अगर आप डाल रहे हो तो जो आपका मालिक है उसको वो भी 10,000 रुपये महीना डालेगा आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। और प्रोविडेंट फंड अकाउंट को छोड़ने बैंक अकाउंट ही है बस। अगले महीने फिर आपने 10,000 डाला, उसने भी डाला, आपने फिर डाला, तीसरे महीने उसने भी डाला। अब आपकी एज 25 साल है, आप हर महीने 10,000 रुपये डाल रहे हो प्रोविडेंट फंड में, 10,000 ही वो डाल रहा है, 20,000 रुपये महीना जुड़ रहा है। पहले साल कितना जुड़ गया? 240। 35 साल की जॉब है, और ब्याज भी लगता है क्योंकि बैंक अकाउंट है, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह ब्याज लगता है। 11 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। 11 साल में आपने कुछ पैसे जोड़ लिए, 25 लाख रुपए, 22वें साल वो 25 डबल, यानी जब रिटायर हो गए तो एक ठीक ठाक सम 1.5-2 करोड़ रुपए आपकी इंतजार कर रहा हो। ये होता है प्रोविडेंट फंड, सिंपल मतलब। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। इधर देखना भाई, एम्प्लॉयर को, आप एक एम्प्लॉयर हो, कंपनी हो XYZ लिमिटेड, मैं उसी के अकाउंट्स बना रहा हूँ। XYZ लिमिटेड बहुत अच्छे से जानती है मेरे नीचे 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, और मेरे को सबके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसे डालने, सबके। तो बेटर है मैं अपने प्रॉफिट को सेट असाइड करती रहूं, ये लाइबिलिटी मेरे ऊपर अराइज होनी ही होनी है। इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। सेम वे बेटा एक काम आती है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो बाबू मतलब होता है सम्मान देना। डिक्शनरी मीनिंग है ग्रेचुटी मीन्स ऑनर। आकाश बेटा बाबू, ग्रेचुटी मीन्स ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान देना, ठीक है जी बेटा। ये सम्मान पैसों में दिया जाता है एज पर लॉ। अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स या उससे ज्यादा काम करता है, तो जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन से जाएगा तो उसको ग्रेचुटी मिलना कंपलसरी है एज पर लॉ। ग्रेचुटी देनी ही पड़ेगी बेटा एम्प्लॉयर को, ठीक है जी। और ये ग्रेचुटी पैसों में दी जाती है। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता, जब बीकॉम फाइनल ईयर में आओगे या सीए करोगे, आईपीसीसी में आओगे, तो आपको ग्रेचुटी निकालना भी आ जाएगा कि कैसे निकलती है ग्रेचुटी, ठीक है जी बाबू।
अब खुद सोचो एम्प्लॉयर के एंगल से, उसके बाद 1.5 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं, बतेरों को 5 साल से ज्यादा काम करते हुए हो चुके हैं। मुझे पता है जब ये जाएगा भैया पैसे मांगेगा, अब वो 2 साल में जाए, 4 साल में जाए, 5 साल में जाए, 10 साल में जाए, कभी तो जाएगा। और कभी नहीं जाएगा तो रिटायरमेंट पे तो पक्का जाएगा। तो रिटायरमेंट पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको ग्रेचुटी भी मिलेगी। तो बेटा आज ही एम्प्लॉयर ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन बनाना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और बेटा पहली हेडिंग मुझे समझानी नहीं, हेडिंग का नाम है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। प्रोविजन बना दो एम्प्लॉय के भले के लिए। बेटा ये भी एम्प्लॉय का भला है, ये भी एम्प्लॉय का भला है, ये भी एम्प्लॉय का भला है। अगर पेपर में अलग अलग नाम नहीं आते तो बेटा सीधा नाम ये आ जाता है, तीनों एम्प्लॉय के भले के लिए तो है ये पैसे। डन, यही था आज का टारगेट। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।